हेलो एस्पिरेंट, आप सबको मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन में। दोस्तों, हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है। ये आपको मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मैंने करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूरी जो भी मैंने एमसीक्यू डाला है पूरी एनसीईआरटी का रियल एनसीईआरटी है, इसमें कोई भी बकवास के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। नहीं होता, लोग एमसीक्यू काउंट कराने के लिए और ढेर सारे क्वेश्चन को एडअप कर देते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केवल ऑथेंटिक जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने इन चीज़ों को बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैंने उसमें बनाए हैं, और आपको यदि लगता है तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि और भी इसमें बच सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, कह रहा है कि उद्यान कृषि का अर्थ है। तो उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर फलों और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जिस उद्यान में, जिस कृषि में, वो आपकी उद्यान कृषि का उदाहरण होता है। ये आदिम कृषि है। आप पहले आदिम कृषि को समझ लीजिए। कई बार ये टर्म आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। आदिम कृषि बहुत भाई बहन को नहीं पता होगा, तो उसको देखते हैं आदिम कृषि क्या होती है। देखिए, आदिम कृषि एक क्या होती है, ये एक प्रकार की, इसको हम स्थानांतरी कृषि का भी हम नाम देते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं ये एक प्राचीन कृषि पद्धति है। ये प्राचीन एक कृषि पद्धति है जिसमें क्या होता है कि जो ज़मीन का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसमें आपके औजार, जैसे आपके कुदाल हो गया, आपके इस प्रकार के नहीं होती चीज़ें, कुदाल फावड़ा इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और जो आपकी पारिवारिक श्रम का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार की कृषि में। जहाँ पर ज़मीन का छोटा टुकड़ा होगा, आदिम कृषि में क्या बोला मैंने, जहाँ पर ज़मीन का छोटा टुकड़ा हो और वहाँ पे जो श्रम लगाया जाता है वो पारिवारिक श्रम लगाया जाता है, मतलब परिवार के लोग मिलकर के उसकी खेती करते हैं, और उसमें कुदाल फावड़ा आदि से काम चला लिया था, मतलब किसी भी बड़े बड़े कृषि यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो आपकी आदिम कृषि होती है, मतलब छोटे जमींदार, छोटे किसान वर्ग के लोग जो हाथों से काम को कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बड़े बड़े कृषि यंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपकी इसी प्रकार की कृषि आदिम कृषि कहलाती है, और इसको हम स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आदिम कृषि से जो भी पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। इसमें क्या करता है, किसान अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे टुकड़ों पर की जाती है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है। तो सुनहरा रेशा से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपका जो पटसन होता है ना, उसको हम सुनहरा रेशा का नाम देते हैं। पटसन का मतलब होता है जूट, इसी का नाम एक और है जूट, जो आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल तो इसकी काफ़ी कम हो गया। वैसे गांव में भी आप देखते हैं कि जो पटसन जूट निकाला जाता है, लोग करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। क्लियर है मेरी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब्जियां, फूलों और फलों को कृषि, इस प्रकार की जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो बेटा उसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंदर सब्जियां, फूल, फल इस प्रकार की खेती की जाती है। वहीं पे आपको सेरीकल्चर की बात किया जाएगा। तो सेरीकल्चर में किसका, तो रेशम का उत्पादन होता है। मेरे ख्याल से सबको पता है ये छोटी चीज़ है, बहुत मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको रेशम का उत्पादन देखने को मिलेगा। वैसे मैंने सब कुछ डाला हुआ है। वीटिकल्चर की बात करेंगे तो वीटिकल्चर में आपको अंगूर का उत्पादन देखने को मिलेगा। वहीं पीसी कल्चर की बात करेंगे तो पीसी में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो मछली पालन देखने को मिलता है, यानी मत्स्य उत्पादन देखने को मिलता है। क्लियर है मेरी बात। यदि प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। दिस इज़ माय मोटिवेशन। तो ये तो मेरे लिए इतना तो कर सकते हो आप लोग प्लीज़। और यदि बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इससे मेरा लाभ हो सकता है, और आगे सामने सर को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए, अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है क्या कि जो मत्स्य पालन है वो मत्स्य पालन कहलाता है। तो मत्स्य पालन मैंने अभी कहा, उसी को बोलते हैं क्या,
मत्स्य पालन को ही बोलते हैं पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कृषि का मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो कृषि का मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं आपको। जो पहला आपको देखने को मिलेगा उसी को हम निर्वाह कृषि का नाम देते हैं, और दूसरा जो नाम है इसका उसी को हम वाणिज्यिक कृषि का नाम देते हैं। ठीक है ना। निर्वाह कृषि में क्या होता है, ये भी काफ़ी फेमस टर्म है, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की निर्वाह कृषि में क्या होता है कि इसको मतलब कि इसमें अपना किसान अपनी ज़रूरतों को हिसाब से मतलब निर्वाह मतलब पारिवारिक जो अपने परिवार के लोग होते हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है। कोई भी मतलब वाणिज्य मतलब उद्योग लेवल पे कृषि नहीं करता है, बस उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उस प्रकार की खेती करता है। इसमें बड़े अन्न छोटे अन्न सबका यूज होता है। तो ये निर्वाह नाम ही है, निर्वाह करना, अपनी जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती करता है, इसलिए इसका नाम निर्वाह कृषि है। ठीक है मेरी बात। चलिए, इस तो आपकी 2 प्रकार की कृषि होती है। कौन कौन सी? आपकी एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि होती है। क्लियर है मेरी बात। अगले की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बहुत भाई लोगों का ये मतलब कमेंट था कि सर थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए जो भी पॉइंट्स आपने ऐड किए हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐड कर दूँ और एक्सप्लेन कर दूँ, जहाँ तक मुझे मेरा ज्ञान है वहाँ तक मैं आप लोगों के पास भी पहुँचा सकूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है। मैंने अभी बताया, इसी प्रकार की कृषि हमारी निर्वाह कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। क्लियर है मेरी बात। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब इसमें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो करता है, इसमें आपकी एक 2 प्रकार की होती है। चलिए हम आगे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी गहन निर्वाह कृषि होती है एक, और एक आपकी आदिम निर्वाह कृषि होती है। आदिम वाली बात तो मैंने आपको बता दिया, इसी से संबंधित है। और गहन की बात हम बात करेंगे। पहली बात ये आपकी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ना, दक्षिण पूर्वी, उसी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में और पूर्वी एशिया के आपके सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है मेरी बात। और ये एक प्रकार की है जिसमें आपका क्या होता है कि मतलब भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए आपको इसे मान लीजिए भारी मात्रा में श्रम, पूंजी, रासायनिक आदि चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अधिकतम, जैसे जहाँ पे सीमित भूमि है वहाँ पर चाहते हैं कि आप एक से थोड़ा सा मतलब मैं इन चीज़ों का रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, श्रम लगा करके, पूंजी लगा करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकूं, उत्पादन कर सकूं। ठीक है इसमें। और इसी में आपको गहन कृषि में आपको आधुनिक मशीनों का प्रयोग करने को देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7। निर्वाह कृषि का वर्गीकरण किया गया है। तो निर्वाह कृषि का वर्गीकरण आपका 2 प्रकार से मैंने भी बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। तो निर्वाह कृषि 2 प्रकार से है। एक पहला है आपका गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। गहन निर्वाह कृषि किस में होती है? जिसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे श्रम, पूंजी, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके हम बड़े लेवल पे, हम छोटे से कम भूमि में हम ज़्यादा पैदावार करने की, फसल पैदावार करने की हमारे अंदर चेष्टा होती है, हम करते हैं। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है? काफ़ी छोटे टुकड़ों में होती है। इसमें आपके छोटे छोटे औजारों से हम, जैसे मान ली कुदाल, फावड़ा, इन सभी चीज़ों से हम कोई भी आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग करके हाथ से हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी कृषि करते हैं, वो आपकी आदिम कृषि कहलाती है। क्लियर है मेरी बात। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ हाँ एक जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट के ऊपर आपको एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, HYPE, हाइप। हाइप कर देंगे ना तो आप क्वेश्चन, ये मेरा जो वीडियो है ना वो इसको रिच बहुत मिलेगा, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा वीडियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें से किस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कौन सी कृषि होगी जो आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपकी गहन निर्वाह कृषि होती है। ये गहन निर्वाह कृषि आपको आपकी जो मानसूनी प्रदेश है, जैसे मान लीजिए पूर्वी एशिया की तरफ है, चाहे पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इन सभी की तरफ आपको गहन कृषि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। तो भारत की हम बात करेंगे, तो उत्तर पूर्वी भारत की बात करेंगे तो उसी में उसको हम झूमिंग कृषि का नाम देते हैं। पहली बात, स्थानांतरित कृषि को हम झूमिंग कृषि बोलते हैं, और भारत के उत्तर पूर्वी भारत में इसका नाम
है, ठीक है ना। यही भारत में आप अलग अलग राज्यों में आएंगे ना, अलग अलग राज्यों में भी इनके अलग अलग नाम है। क्लियर है, मैंने आपकी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अभी जो है इसमें उसी की बात करेंगे हम, वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा मेरा। अगला हम देखते हैं इसमें कि आपका जो मलेशिया है, मलेशिया में इसी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। तब मलेशिया में इसी को हम लदांग के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? लदांग। क्लियर है। वहीं पे अगले क्वेश्चन में आ गया आपकी, ब्राजील में इसी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसी ब्राजील में इसको हम किस नाम से जानते हैं। मैंने एक बार क्वेश्चन आपको गलत बता दिया था। तो ब्राजील में इसको हम रोका के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चले हम। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको में इसी स्थानांतरित कृषि को हम क्या नाम देते हैं। तो मैक्सिको में बोलते हैं हम मिल्पा। क्या बोलते हैं इसको? मिल्पा नाम देते हैं। क्लियर है मेरी बात? मिल्पा। तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि मैंने बोला कि मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, मलेशिया में लदांग बोलते हैं। कम से कम इतना ज़रूर याद रखिए। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कर्तन एवं दहन कृषि, ध्यान दीजिएगा, कर्तन और दहन कृषि किसको कहते हैं, किस कृषि को कहते हैं। तो ये भी आपकी स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके लोग क्या करते क्या हैं कि मान लीजिए यहाँ इस क्षेत्र में गए, हम यहाँ पे हमने अपना फसल उगाया, जंगलों को काटा, उसको जलाया, साफ किया, जंगल को काट कर अपना फसल उत्पादन किया। फिर जैसे फसल हुई हम उसको छोड़ करके फिर दूसरे तरफ चले गए, फिर वहाँ पे जंगल है, मैंने जंगल को काटा, साफ किया, फिर कृषि की, फिर यहाँ पे करने के पास ऐसे ऐसे आपकी होती रहती है। मतलब जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जंगलों को साफ करके काट करके कृषि करते हैं। कृषि करने के बाद से फिर उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, फिर वो जमीन आपकी जंगल का रूप लेने लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं कर्तन और दहन कृषि। तो इसका नाम है स्थानांतरित कृषि, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर के ये करते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने पर पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें पशुधन मतलब चारे के लिए इस प्रकार की कौन सी कृषि होगी आपकी। तो इसी को हम बोलते हैं मिश्रित कृषि, यानी इसमें सब प्रकार की कृषि आ जाएगी आपकी। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। रोपड़ कृषि किस कृषि का आपका किस प्रकार की कृषि है। देखिए, रोपड़ कृषि जो होती है ना, मैक्सिमम वो आपकी वाणिज्यिक कृषि ही होती है। किस प्रकार की कृषि होती है? वाणिज्यिक कृषि ही होती है। मतलब किसमें आपका चाय का उगाना, कहवा, काजू, रबड़, इस प्रकार के जो बड़े बड़े हैं, जो कि आपको वहाँ पे बेच करके आप कैश ले सकते हैं। और उनका उनका एक मतलब वो कृषि करने का एक ही उद्देश्य है कि वाणिज्य रूप से मतलब आर्थिक गतिविधि को मतलब सही करना, तय करना। तो रोपड़ कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरित कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि नहीं है, ये आपकी वाणिज्यिक कृषि है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपड़ कृषि का उदाहरण है। तो रोपड़ कृषि का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अंदर जमीन में रुपाई करना, रोप देना, काट के गाड़ देना, मतलब उनको। तो इस प्रकार की रोपड़ कृषि का जो उदाहरण है वो चाय है, कपास है, कहवा है। ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। और चाय, कपास आपके और भी आपके हैं, जैसे मान लीजिए केला हो गया, जैसे मान लीजिए आपका रबड़ हो गया, जैसे मान लीजिए आपका काजू हो गया। इस प्रकार की ये सभी चीज़ें क्या हैं? आपकी रोपड़ कृषि के ही अंतर्गत आती हैं। रोपड़ कृषि का मुख्य क्षेत्र क्या है, आप बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोपड़ कृषि का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या है। तो रोपड़ कृषि का मुख्य क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा है आपका? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? अब आपको देखने को मिलेगा इसी में, जैसे मान लीजिए मलेशिया में आपका रबड़ होता है, जैसे ब्राज़ील में कहवा होता है, भारत और श्रीलंका में चाय पाया जाता है। ये जो चीज़ पाई जाती है वो किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाएगी? जहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा, उस प्रकार के उष्ण और उपोष्ण भी हम मान सकते हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होंगे तो वहाँ पर आपको रोपड़ कृषि देखने को मिलती है। क्लियर है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश इसमें ऑप्शन में जो दिया है वो सही होगा, ए नंबर। कह रहा है कि रोपड़ कृषि रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है। तो मैंने अभी बताया कि रबड़ का उत्पादन आपको मलेशिया में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मलेशिया में। वहीं आपको देखने को मिलेगा, यदि ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में आपको कहवा देखने को मिलता है। ठीक है ना। भारत और श्रीलंका में आपको चाय देखने को मिलता है। ब्राज़ील में कहवा काफ़ी फेमस है, वहाँ का इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है, मतलब खाने वाली फसल है। तो हम देखते हैं कि गेहूं भी खाने वाली फसल है, चावल भी खाने वाली फसल है, मक्का भी खाने वाली, मतलब जिनका भोजन में प्रयोग होता है वो आपकी खाद्य फसल के अंतर्गत आती हैं। तो आपका आपका फोर्थ आपका उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब आइए, अगला कह रहा है कि चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चावल की आपको उष्णकटिबंधीय भी होनी चाहिए और उपोष्णकटिबंधीय भी होनी चाहिए, यानी इसी के साथ हमारा दोनों के दोनों आंसर क्या है आपके इसमें सही है। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आ रही हो वीडियो, तो एक जरूर लाइक करना, जरूर एक लाइक करके जाना प्लीज़। स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आप रोज़ 9:30 पे आपको टेस्ट देखने को मिलता है, वो भी फ्री होती है। फ्री क्विज कराई जाती है जहाँ पे आपको अपना रैंक देखने को मिलता है, हमने क्वेश्चन कितने मिनट में अटेम्प्ट किया वो देखने को मिलता है, हम और भी लोगों से कितना बेहतर तैयारी में है वो देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ पे चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में 9:30 रोज़ PM पे आपकी क्विज होती है, ज़रूर दीजिएगा। NCERT केवल होती है, केवल NCERT होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चावल का उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है। मेरे ख्याल से सबको पता है ये किसका क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। इसका जो जवाब होना चाहिए वो आपका चीन होगा, यानी चीन आपके चावल के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि आपका कि निम्नलिखित में से कहां पर एक वर्ष में 3 धान की फसलें उगाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार की धान की फसलें उगाई जाती हैं, वो आपका है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। इन दोनों जगहों में एक वर्ष में 3 प्रकार की धान की फसलें उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के पैदावार के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यक होती है। तो गेहूं की पैदावार के लिए आपको दोमट मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात। अब कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में किसका पहला स्थान है। ये आपका जो 2025 का डेटा के स्कार्डिंग में बता रहा हूं। तो गेहूं के उत्पादन में आप अमेरिका बिल्कुल मत मारिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो चीन होगा। कितना होगा, चीन। क्लियर है मेरी बात। ऑप्शन नंबर 1। मिलेट को किस अनाज के रूप में जाना जाता है। तो मिलेट बताइए, मिलेट का मतलब क्या होता है। तो मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। क्या होता है, मोटा अनाज। मोटा भाई नहीं, मोटा अनाज होता है, ठीक है ना। जैसे आपके ज्वार, बाजरा, आपके राई, इस राई तो काफ़ी पतली हो गई। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हैं जो आपके मोटे अनाज के रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे बजरी उजरी होती है ना, इस प्रकार की ज्वार बाजरा, इस प्रकार की चीज़ें सभी हैं वो मिलेट के अंतर्गत आएंगी। अब आगे है अगला। अब मिलेट के उत्पादन में आपको पता है कौन सा राज्य अग्रणी है। तो राजस्थान है, गुजरात का इलाका, ये सब लोग आपके क्या है, मिलेट्स में सबके अग्रणी स्थान रखते हैं हमारे भारत में। कह रहा है कि इनमें से एक और है कि इनमें से कौन मिलेट का रूप है। तो आपको ज्वार भी देखने को मिलेगा, आपको बाजरा भी देखने को मिलेगा, आपको राई भी देखने को मिलेगी। राई मैंने नहीं बताया था, राई भी होता है। तो उपरोक्त सभी के सभी इसके आंसर क्या है, सही है, ठीक है। राई देखते ना, ब्लैक ब्लैक रखी होती है। जब आपकी सरसों की बुआई होती है ना, रबी फसल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं ये। जब आपको राई फसल होती है ना, तब कहीं अपने मन से भी आपके राई निकलने लगती है। ये आपका ब्लैक जो सरसों होता है, ब्लैक, तो उसका एक छोटा फार्म होता है, छोटा छोटा होता है ये। कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि मक्के का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ अच्छे मात्रा में होता है। तो मक्के का उत्पादन आपको, ये तो इम्पोर्टेंट है, मक्के के लिए आपको कहीं नहीं, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। इस उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे मात्रा में आपका उत्पादन आपका अमेरिका में होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, काफ़ी वीडियो आपकी अच्छी लग रही होगी। ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल फ्री होकर पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। GS के 40 मार्क्स के लिए आप ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन को फॉलो करिए और सबको बताइए जिनको ऑन 40 क्वेश्चन जिसका तैयार नहीं है, GS का क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा, वो मेरी गारंटी है मेरे चैनल से उसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स की भी वीडियो आएगी आपकी, इसके बाद मैथ्स की भी वीडियो हम लगातार डालेंगे। वो आपको अल्टरनेट करके सारी वीडियो देखनी है और सबका इसका लाभ उठाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कपास के लिए किस प्रकार की मृदा आपकी आवश्यक होती है। तो कपास के लिए तो एक ही है आपका, कौन, काली मृदा, और आपकी जलोढ़ मृदा भी होती है, यानी सर्वोत्तम काली मृदा मानी जाती है। ऑप्शन में जलोढ़ भी दिया हुआ है, इसलिए हम जाएंगे उपरोक्त दोनों की तरफ। क्लियर है मेरी बात।
अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप जाके एनसीईआरटी पढ़िएगा तब मेरे क्वेश्चन को आप जवाब बोलिएगा सर गलत है। काली और जलोढ़ मृदा दोनों ही सर्वोत्तम है, ठीक है। जैसे आपका चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और आपके आपके ये ब्राज़ील, इस प्रकार के सब अग्रणी हैं। कौन कौन से मैंने बताया कि जो आपका चीन हो गया, आपका अमेरिका हो गया, आपका भारत हो गया, ठीक है ना, आपका पाकिस्तान हो गया, ये सब के सब अग्रणी हैं इनमें, यानी अग्रणी हैं। अग्रणी का मतलब इनका उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। पटसन के लिए किस प्रकार की मृदा आपकी सर्वप्रथम है, मतलब सर्वोत्तम है, सर्वप्रथम नहीं है, सर्वोत्तम मानी जाती है। ये है आपका सर्वोत्तम है। तो आपको पटसन के लिए आपको कौन सा देखने मतलब जूट, तो जूट के लिए आपको, जूट को हम आपको जानते हैं सुनहरा रेशा बोलते हैं इनको, तो इसके लिए हमको जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश आते हैं, जैसे आपका भारत और बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश में दोनों में आपको अगला क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा आपको कि पटसन के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है पूरे विश्व में, तो पटसन के उत्पादन में आपको भारत और बांग्लादेश दोनों के दोनों हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ रुख करेंगे, 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन देश काफ़ी उत्पादक में अग्रणी है, मतलब काफ़ी उत्पादन वहाँ पे अग्रणी है। तो आपका ब्राज़ील देखने को मिलता है, काफ़ी कहवा। आपके क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है इसका। आंसर ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि चाय के उत्पादन के लिए किस प्रकार का मौसम होना चाहिए। तो चाय के लिए पहली बात, वहाँ की जलवायु आपको ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आपको एक समान रूप से हमेशा बारिश हल्की फुल्की होती रहनी चाहिए, मतलब एकदम मूसलाधार बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना फसल दह जाएगा, खट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक वर्ष भर आपको समवितरित उच्च वर्षा होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से बारिश होती रहनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ पे ढाल जो होनी चाहिए वो मंद होनी चाहिए, काफ़ी तेज़ ढाल नहीं होनी चाहिए, तेज़ ढाल के हिसाब से बारिश नहीं होनी चाहिए, मंद ढाल के साथ बारिश होनी चाहिए। तो हम तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट जवाब है। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, मैं आज कंप्लीट कर दूंगा, केवल 2 पार्ट में आपको कंप्लीट मिल रहा है। एक फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड है, सेकंड पार्ट उसके बाद मैं दोनों को समराइज करके एक सिंगल वीडियो आप लोग को सामने ला दूंगा आराम से। पहले इन चीज़ों को पहले देखिए, अब हो सकता है कि मैं न डालूँ, कहीं मान लीजिए न टाइम मिल पाया, नहीं इस प्रकार से करूँ क्वेश्चन, तो आप लोग इस पार्ट 2 को पूरा देखिएगा। थर्ड तक हो गया, 4th 5th 6th तीनों चैप्टर आपको मिलेंगे आज। करा कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो ये बताइए, जब कोई भी विकासशील देश की हम बात करते हैं ना अधिकतर, तो वो आपको गहन कृषि देखने को मिलता है, वो गहन कृषि देख करेगा। क्या करेगा? गहन कृषि। मैंने आपको क्या बताया था गहन कृषि में? गहन कृषि में बताया था कि यदि आपका एरिया छोटा है, काफ़ी छोटा है, और उसमें आप चाहेंगे कि श्रम की शक्ति ज़्यादा कर दें, रासायनिक जो होते हैं चीज़ें उनका उपयोग किया जाए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लागत करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार की चीज़ों चाहेंगे तो छोटे से स्पेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की चेष्टा रखेंगे। तो गहन कृषि अधिक जनसंख्या वाले और विकासशील देशों में देखने को मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इनमें से किस कृषि में स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण शामिल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो पशुचारण शामिल है उसमें आपका देखने को मिलेगा आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण शामिल होते हैं। मैंने बताया था कि आदिम कृषि में आपको काफ़ी छोटे भूमि के टुकड़ों पे कोई भी कृषि करते हैं, उसमें किसी भी बड़े बड़े कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल अपने पारिवारिक के नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी आदिम निर्वाह कृषि का प्रयोग हम करते हैं। तो जहाँ पे स्थानांतरी या चलवासी पशुचारण शामिल होते हैं कृषि में, उसी को हम आदिम निर्वाह कृषि का नाम देते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनको आप बिल्कुल धैर्य से देखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे मैं उसको जरूर ऐड करके बताऊंगा। चैप्टर नंबर 5 उद्योग, जिसका आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इसमें है इसका कि सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो सिलिकॉन घाटी आपको भारत में बेंगलुरु देखने को मिलेगी। यदि कैलिफोर्निया भी हमारे ख्याल से है। कैलिफोर्निया आपका मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी है, जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। तो मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए, बट इसमें एक क्वेश्चन ऐड होना चाहिए कि भारत में सिलिकॉन घाटी अवस्थित होना चाहिए। तो वैसे ये क्वेश्चन आपका जो पीछे एमसी की फॉर्मेट क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको ऐड
ऐड करना पड़ेगा। भारत में सिलिकॉन घाटी स्थित है तो वो आपकी बेंगलुरु में, क्योंकि ये भी कैलिफोर्निया भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप भारत में लिख करके आप इसको बेंगलुरु लगाइएगा, और कैलिफोर्निया भी आपकी सिलिकॉन घाटी है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यहाँ पर भी स्थित है। जैसे भारत में बेंगलोर प्रदेश है, वैसे ये है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग जो होता है वो आपका कौन सा होगा, वो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होता है। सनराइज उद्योग क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपको सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। सनराइज उद्योग में क्या होता है कि इसमें प्रगति देखिए, मतलब कि उभरता हुआ उद्योग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मतलब कि ऐसे लग रहा है कि नई नई चीज़ें आपकी हो रही हैं, मतलब जनरेट हो रही हैं, इनका विकास का क्रम आगे की तरफ बढ़ रहा हो, इस प्रकार से। कह रहा कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है, कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो आपको देखने को मिलेगा आपका जो जूट है वो प्राकृतिक रेशा है, वहीं पे आपको नायलॉन, एक्रिलिक, ये दोनों के दोनों आपकी ना ये कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कह रहा है कि उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा सकता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं उसके उसके कच्चे माल के आधार पर कर सकते हैं, उसके आकार के आधार पर कर सकते हैं, और उसके स्वामित्व का मतलब कि उसका मतलब निजीकरण, मतलब उसके स्वामित्व के आधार पर भी हम कर सकते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, कि आपका है कि दूसरे का है कि सहकारी है कि किसका है। तो इसमें से पूरे के पूरे ऑप्शन सही है, चूंकि यहाँ पे गलत है ये। तो इनमें से सभी आप लगा लीजिएगा, इनमें से सभी पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा मैं। इनमें से सही सभी आपका सही जवाब होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व का संचालन कच्चे माल के किसके द्वारा होता है। तो कच्चे माल के उत्पादकों और कामगारों, इन दोनों के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। कह रहा कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी किस प्रकार के उपक्रम के उदाहरण हैं। तो ये आपके हैं सहकारी उपक्रम। क्या है ये, सहकारी उपक्रम। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो आपका सहकारी उपक्रम है, ये सहकारी उपक्रम क्या है। मतलब ये आनंद मिल्क यूनियन है। पहली बात, आनंद मिल्क यूनियन की स्थापना आपको 1946 में देखने को मिलेगी। कहाँ पे, तो ये मिलेगी आपको गुजरात में। कहाँ देखने को मिलेगी, गुजरात में, ठीक है ना। जिसके मालिक लगभग वहाँ पे मतलब 3.6 मिलियन से अधिक भी दूध उत्पादक था। तो आप इसको कह सकते हैं कि 1946 में आनंद में इसका आनंद एक जगह है वहाँ का, तो आनंद में इसका स्थापना हुआ था 1946 में। इतना ही जानिए, सहकारी उपक्रम का ये क्या है, उदाहरण है। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा होता है। तो वो देखने को मिलेगा आपको राज्यों के द्वारा, व्यक्ति समूहों के द्वारा और व्यक्तियों द्वारा, सबके साथ होता है, सबके द्वारा होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कौन से इस प्रकार के उद्योग हैं जो उसकी अवस्थिति, मतलब उसकी स्थिति, उसकी मतलब उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग को प्रभावित करती है। तो मान लीजिए कच्चे माल की उपलब्धता, जैसे मान लीजिए आपका उद्योग अच्छे जगह पे नहीं है तो वहाँ पे कच्चे माल अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, वो हो गया। जैसे मान लीजिए अच्छे आपका लोकेशन पर नहीं, वहाँ पे परिवहन और बाजार नहीं है, तो जिसका वहाँ पे आपका मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाएगी, वहाँ पे बिक नहीं पाएगा सामान, आपको मार्केट में जल्दी से पहुँच नहीं पाएगा। श्रम शक्ति और भूमि और जल, यानी वहाँ पे आपको श्रम शक्ति का मतलब अच्छे से लेबर आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे आपको भूमि नहीं है, वो उससे दिक्कत हो पाएगी। मान लीजिए आपको जल नहीं मिल पा रहा, आपको फैक्ट्री चलाने के लिए पानी चाहिए, वो भी आपको नहीं मिल पा रहा। तो इन सभी चीज़ों की ये प्रभाव कर देंगे आपके उद्योगों को। तो सभी के सभी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। क्लियर है। उद्योग तंत्र में क्या शामिल है। तो उद्योग तंत्र में आपका क्या क्या शामिल होते हैं। तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये तीनों के तीनों आपके शामिल हैं। निर्गत का अर्थ क्या होता है। निर्गत का अर्थ होता है अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय। ये दोनों के दोनों आपके निर्गत आय को दिखाते हैं, निर्गत का अर्थ दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है।
11 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास जब होगा जब आपको वहाँ पर आपके निकटता में एक से ज़्यादा प्रकार के उद्योग हों। तो औद्योगिक से मतलब क्या होता है कि ऐसा लोकेशन वहाँ पे आप केवल एक फैक्ट्री चलाएंगे तो आपका उद्योग का विकास हो जाएगा, नहीं। आपके पास पास अनेक प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, तब जाकर के आपका आपका भी विकास होगा और लोगों के साथ साथ। ठीक है। तो औद्योगिक वो जो आपका एरिया होगा, वो जो प्रदेश होगा, वो औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। और उसका विकास तभी संभव है जब आपके पास पास निकट निकट आपके ढेर सारे उद्योग वहाँ पे लगाए जाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। थोड़ा सा आप मेंटली भी सोचेंगे ना, दिमाग से सोचेंगे तो आंसर निकल जाएगा। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश से पूरे विश्व की बात कर रहा है, जैसे आपका पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, आपके पूर्वोत्तर अमेरिका और पश्चिमी और मध्य यूरोप, ये सब के सब आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। क्लियर है मेरी बात। भारत में औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गुजरात, आपको देखने को मिलेगा आपका ये अहमदाबाद, देखने को मिलेगा आपका दिल्ली का ये आपका गुड़ग्राम। इस प्रकार के सारी चीज़ें क्या हैं, औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पे उद्योग जगत है, नोएडा सेक्टर, ये सब के सब क्या हैं, आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। क्लियर है मेरी बात। जैसे आपका झारखंड है, औद्योगिक प्रदेश है। अब कह रहा है कि औद्योगिक भारत में औद्योगिक प्रदेश है आपको देखने को मिलेगा जो आपको दिया हुआ है, जैसे आपके मुंबई पुणे है, जैसे आपके बेंगलुरु है, जैसे आपके तमिलनाडु है। तो ये सब के सब क्या है, आपके औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं, यहाँ पे लोगों का एक रोजगार मिल रहा है। ठीक है। जैसे मुंबई में उद्योग है, जैसे सूती वस्त्र के उद्योग है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। जैसे बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे बहुत सारे अलग बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आपकी आपकी टेक की कंपनियाँ हैं, आपके बड़े बड़े अच्छे अच्छे आपके वहाँ पे टेक्सटाइल हैं, इस प्रकार की सभी सभी चीज़ें हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपको बेंगलुरु जाना ही जाता है आपका, तो उपरोक्त सभी आपके हो जाएंगे। अब हम आते हैं भोपाल त्रासदी की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, केवल डेट याद रखिएगा और किस प्रकार की गैस से का रिसाव हुआ था वो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, नो डाउट। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि जो भोपाल त्रासदी है वो कब हुआ था। भोपाल त्रासदी आपको देखने को मिलेगा 3 दिसंबर 1984। ये 1984 याद रखे रहिएगा, 1984 कब, 3 दिसंबर, बड़े में लिखते रहे हम, 3 दिसंबर 1984। भोपाल कहाँ पड़ता है, तो भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अब कह रहा है कि जो भोपाल त्रासदी हुई थी उसके दौरान किस प्रकार की विषैले गैसों का रिसाव हुआ था। अब इसमें आपको मैं समझाना चाहता हूँ आपको, एक मिनट देखिए इसमें क्या है। तो इसमें आपको वैसे एग्जाम में यदि केवल यही ऑप्शन आता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या आता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब आपका ये हुआ था इसमें, तो यूनियन जो कार्बाइड था उसके साथ यूनियन कार्बाइड का जो कीटनाशी कारखाना था वहाँ से आपको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आकर के अत्यंत विषैली गैस मिल गई थी। कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जहाँ से गैसों का रिसाव हुआ था। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूनियन कार्बाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड मिला था और वो मिथाइल साइनाइड बन करके आपका रिसाव होने लगा था। इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों इसमें ऑप्शन सही है। लेकिन आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड जरूर याद रखना है, ठीक है ना। और इनके साथ ये भी ऑप्शन में जरूर याद रखना है, क्योंकि बिहार हमारा क्या पूछता है, उपरोक्त में से एक से अधिक भी पूछता है। इस बात पर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चीन के गाओ काओ, यहाँ पर भी एक गैस कूप का विस्फोट हुआ था। इस बारे में हो जाना जरूर नहीं है, बस डेट याद रखिए कि चीन के गाओ काओ जोंग में, जैसे यहाँ पे एक प्रकार का मिथाइल आइसोसाइनाइड से आपका बहुत त्रासदी हुई थी, वैसे ये भी त्रासदी हुई थी। लेकिन कब हुआ था, ये आपको हुआ था आपका 23 दिसंबर 2005 को। कब हुआ था, 23 दिसंबर 2005 को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सनराइज उद्योग को किस नाम से जानते हैं। तो सनराइज उद्योग को मैंने आपको पहले थोड़ी सी झलक दी थी। सनराइज उद्योग को हम उभरता हुआ उद्योग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, उभरता हुआ। जैसे आपका सूचना और प्रौद्योगिकी का उद्योग एक सनराइज उद्योग का उदाहरण है। क्लियर है मेरी बात। सनराइज उद्योग में आपके कौन कौन से उद्योग शामिल, जैसे आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, सत्कार और ज्ञान हो गया। इन सब के सब आपके क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4। वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। तो एक ही चीज है क्या, तो प्रगलन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। 20 नंबर की तरफ आते हैं कि कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग संबंधित है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि किन देशों में लौह इस्पात होता है, मतलब इनका प्रोडक्शन होता है लौह इस्पात का। तो लौह इस्पात की बात कर रहा है, तो ये आपका जर्मनी भी है, आपका यूएसए भी है, आपका चाइना भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा,
सही जवाब। जब वैसे ही आपको वस्त्र उद्योग की बात करें तो हमारे भारत के साथ साथ हांगकांग में भी देखने को मिलता है, हांगकांग में जापान और दक्षिण कोरिया में भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम उपरोक्त सभी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है मेरी बात? सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित है, तो सूचना जो प्रौद्योगिकी संबंधित, मैंने आपको पहले बताया था भारत का बेंगलुरु प्रदेश तो होगा ही 101%। और मैंने उसमें आपको जिक्र किया था जो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी है उसमें भी आपको सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र मिलने को देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1907 में। कहाँ पे? झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसमें देखिए क्या है, ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पानी कहाँ से मिलता है, ये पूछा है वो क्वेश्चन है। पानी आपको मिलता है वहाँ के गंगा नदी से नहीं, कावेरी नदी से नहीं, यमुना नदी से नहीं, स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ पर। क्या कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है, वहाँ से आपको पानी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और नदी है जिसका नाम हम खरकई नाम देते हैं, एक खरकई नदी है। ये खरकई नदी और झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के, क्योंकि इसी के संगम पर स्वर्ण रेखा, ध्यान दीजिएगा, क्या? स्वर्ण रेखा, और मैं बता दूं कौन सी? खरकई। खरकई, ये दोनों नदियों के संगम पर, मैं बता रहा हूं क्या, इन दोनों नदियों के संगम पर आपका टिस्को है। टिस्को मतलब अवस्थित है। क्लियर है मेरी बात? अब उनको कौन क्या कहाँ से मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? जैसे आपको इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट में यदि हम बात करें आपके सामने इसमें, तो हम आपको बताएंगे कि जो टिस्को है, इस टिस्को के लिए जल तो बता दिया कहाँ से मिलता है। वहीं आपको हम बात करें कि इसमें यदि हम कोयला की बात करें तो कोयला आपको झरिया से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? फैक्ट्री चल रही है तो कोयला नहीं, ताप चाहिए उसको, आपको टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर के लिए आपको कोयला चाहिए, तो कोयला आपको झरिया से प्राप्त हो जाता है। जल तो मैंने आपको बता दिया, जल आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से मिल जाता है। वहीं पे यदि हम आपको चूना पत्थर इस प्रकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से देखने को मिल जाता है, यहाँ से ये प्राप्त करते हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे चले हम, जैसे आपका डोलोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, सभी के सभी चीज़ें आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों से आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पास के स्टेट भी तो यही है और इन सब चीज़ों में ये धनी है, तो यही तो देंगे इनको। तभी तो मैंने बताया था कि आपका उद्योग क्षेत्र वहीं स्थित होना चाहिए जहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल हों, तब जाकर के आपका उद्योग विकसित कर पाएगा। अब ला करके शहर में खोल दें जहाँ पे कुछ है ही नहीं है, वहाँ पे नदी नहीं है, आपको पानी देखने को नहीं मिल जाएगा, बस एक मार्केट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी और उससे तो चल नहीं पाएगा। जब आपका प्रोडक्शन ही नहीं बनेगा तो फिर बिकेगा कहाँ से? अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डैश कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो आधुनिक जो उद्योग हैं उनके मेरुदंड हम इस्पात को कहते हैं। क्या है? सोना नहीं है, लोहा नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, इस्पात है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अवस्थित है, तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी मैंने अभी बताया कि ये जो साकची जिले में है। कहाँ है ये? साकची, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन आ भी गया आपके सामने कि टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क आपको उड़ीसा से देखने को मिलेगा। कहाँ से? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। और झरिया से मैंने क्या बोला है? यहाँ से आपको कोयला मिलता है इसको। अब कह रहा है कि टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज कहाँ से मिलता है? तो ये सब देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अब ये कह रहा है कि ग्रेट लेक्स, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जो ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट लेक्स देखिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन और ईरी, कितने हो गए? 5। 5 इन झीलों को मिला करके आपका ग्रेट लेक्स बना है। कौन कौन सा? सुपीरियर, ह्यूरॉन, आपका ओंटेरियो, मिशिगन और ईरी। 5 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5, इन पांचों को मिला करके ग्रेट लेक्स दिया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि क्षेत्रफल के सतह के क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, कह रहा है कि सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो आपका हो जाएगा सुपीरियर। क्या हो जाएगा? सुपीरियर। और हम यदि वूलर की बात करें तो वूलर झील आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है।
वुलर झील। जम्मू कश्मीर में आपका एक बांडीपोरा जिला है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी एक मीठे पानी की झील है, ठीक है ना, मीठे पानी की झील। क्लियर है। और आगे आगे इसकी बात करें हम, अगला पॉइंट में आपको कैस्पियन की बात करें तो कैस्पियन आपको दुनिया की सबसे बड़ी भूमि से घिरी, क्या है, भूमि से घिरी झील है ये, ठीक है। और ये भी, और इसको करा कि जो अपने बड़े आकार और खारे पानी के कारण सागर कहलाती है। क्या कहलाती है, सागर कहलाती है, यानी ये खारे पानी की झील है। और बैकाल झील की बात करें तो बैकाल झील आपको पता है विश्व का सबसे गहरा झील है ये, लेकिन ये मीठे पानी की झील है। क्या है ये, मीठे पानी की झील है। और ये बैकाल झील की बात करें तो ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, जो आपको मतलब बोलते हैं कि सबसे पुरानी, गहरी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जहाँ पे बोला जाता है कि 20% जो पानी है ना, 20% पानी वो ताजे पानी है, ताज़ा पानी आपका इसका 20% है। क्लियर है ना, इतना पॉइंट आपको बता दिया। और वैसे कोशिश करेंगे कि जैसे एमसीक्यू पढ़ाना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट हम बताएं, क्योंकि एक्सप्लेन करने पे और चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाती है दिमाग पे। वैसे केवल आप एमसीक्यू बोलते जा, हम तो आप भी तो पढ़ लेंगे, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट बता रहे हैं वो तो नहीं मिल पाएगा। वो तो मैं बताऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ और भी बताऊंगा, उसकी कोशिश रहेगी मेरी। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, तो सबसे महत्वपूर्ण इस्पात नगर आपका पिट्सबर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब कह रहा है कि मिन्सेटा की लोहे की खान लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है या कहाँ है, तो मिन्सेटा आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए में। और मैं बता दूं यूएसए में आपका ये 16वां इसका सबसे बड़ा महानगरीय है, महानगरीय क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से आपका जो मिन्सेटा काफ़ी धनी है। लोहे की खान आपकी इस प्रकार के अयस्क खाद्यान्न मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है इसकी आर्थिक गतिविधि काफ़ी अच्छी रही होगी, ठीक है ना। यह अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है, मैंने बोला अमेरिका का सबसे 16वां सबसे महानगरीय क्षेत्र है ये बड़ा। क्लियर है मेरी बात। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बट छोड़िए, आगे आगे चलते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट जान गया कि ये कहाँ है, अमेरिका में है, और ये कहाँ से लोहे की खान से यहाँ पे अयस्क प्राप्त किया जाता है। क्लियर है मेरी बात। चलिए, प्राकृतिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राकृतिक रेशे आपको ऊन से भी मिल जाएंगे, आपको सिल्क से मिल जाएंगे, आपका लिनन के कपड़े आपने पहने होंगे, लिनन से मिल जाएंगे, कपास से मिल जाएंगे, तो सभी के सभी आपके सही है। मानव निर्मित रेशे में शामिल है, तो आपको मैंने पहले बताया था नायलॉन और एक्रेलिक तो बता दिया था, अब रेयान भी इसमें शामिल हो गया, नहीं उपरोक्त तो सभी के सभी इसमें क्या है, सही है। देश का ध्यान दीजिएगा, देश का प्रथम वस्त्र का उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ था। ये वस्त्र का उद्योग देश का सबसे पहले आपको कोलकाता के फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था। आप मुंबई 1854 कारखाना मत छोड़ दीजिएगा, ये सूती वस्त्र का आपका पहला कारखाना खोला गया था। वस्त्र की बात कर रहा है, सूती वस्त्र के लिए मुंबई होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो होगा वो सही असर होगा 2, कोलकाता के फोर्ट ग्लेस्टर में 1818 में खोला गया है। वहीं पे आपको बात करें, हम जो मुंबई की बात करें, ये सूती वस्त्र का उद्योग के लिए पहला कारखाना आपका मुंबई में 1854 में खोला गया था। क्लियर हो गया मेरी बात। अब कह रहा है कि जो सूती वस्त्र का जो मलमल है, मलमल नाम का सूती वस्त्र आता है, काफ़ी फेमस है, अपनी डिज़ाइन के लिए फेमस है, अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। तो ये किसके लिए विख्यात है, कहाँ के लिए विख्यात है, कहाँ मिलता था, तो ये मिलता था ढाका में। कहाँ, ढाका में, जो पश्चिम, जो कहाँ है आपका, इसमें बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब देखो अगला पॉइंट, कह रहा है कि सूती वस्त्र के जो कैलिको है, कैलिको भी एक सूती वस्त्र का एक अलग से क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी के जाना जाता है कैलिको। तो ये आपका जो होता था, 1 मिनट मैं कैलिको बता रहा हूँ, कैलिको क्या है। जो कैलिको है ना, आपको पहली बात देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता था कैलिको। ये एक्चुअली काफ़ी सादा बना बुना हुआ है, इसमें कोई भी ब्लीच नहीं किया होता है, कोई भी इस प्रकार के अर्ध प्रसंस्कृत सूती कपड़ा होता है इसमें, मतलब ये बिना ब्लीच किया हुआ होता है, ठीक है ना। कालीकट शहर से उत्पन्न हुआ था ये भारत के। आप कर्नाटक का नाम दे सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ से होता है, ये कालीकट से, कालीकट सॉरी ये कर्नाटक से। क्लियर है मेरी बात। कहाँ से, कालीकट के कैलिको, कर्नाटक नहीं कालीकट है, इसको आप कर्नाटक नहीं आप कालीकट ले लीजिए, कालीकट, इसका कालीकट है, कालीकट से हुआ था, कर्नाटक काट दीजिएगा। अगला क्या है कि आपका कि सूती वस्त्र के जो छींट वाली जो कपड़े होते थे, छींट वाले, वो छींट वाले कपड़े कहाँ से होते थे, वो होते थे मसूलीपट्टनम से। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मेरी बात। अब कह रहा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग, अब आपसे पूछा जाए
कि आपका वही चलिए यहाँ पे बता दे रहा है कि जो आपका कालीकट है वो कहाँ पड़ता है, कालीकट कहाँ पड़ता है। वो आपसे पूछ दिया जाए कि मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो दोनों के दोनों का आंसर जान लीजिए। जो कालीकट है आपका कालीकट, ये कालीकट आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कालीकट, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको मतलब मैं आंसर केवल बता रहा हूँ कि जो आपका कालीकट है वो कहाँ है, तो कालीकट आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम भाई बहुत बार आप देखेंगे, मसूलीपट्टनम किस राज्य में है, तो मसूलीपट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। मैंने आंसर बता दिया था, इसका कट करके लगा लीजिएगा। आपका जो मलमल है वो ढाका आंसर है इसका। सूती वस्त्र में जो कैलिको है वो आपका कालीकट से स्थित, कालीकट। ठीक है ना, कालीकट यानी केरल। अगला पॉइंट देखिए इसमें, छीट मैंने बता दिया था, छीट आपका मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब ये कह रहा है कि जो भारतीय वस्त्र उद्योग है वो कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये निर्यात करता है 1/3, ऑप्शन नंबर 1। आप जाकर देख सकते हैं, अपने एनसीईआरटी को मिला सकते हैं। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप जरूर उसको गूगल करिए, और गूगल करके ना आप मुझे जरूर बताइए सर ये क्वेश्चन इतना हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं मेरे से गलतियां हुई हैं कुछ वीडियो में, मैंने उसको देखा है। तो अब इस बार से मैं उम्मीद करेंगे कि गलती ना हो मेरी तरफ से। ठीक है ना। तो ध्यान रखा गया है इस बार। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं इसमें, कि भारत का जो मानचेस्टर है, भारत का मानचेस्टर कहलाता है। मानचेस्टर का मतलब होता है कि जो व्यापारिक यानी सूती वस्त्र के हिसाब से काफ़ी वो फेमस हो। तो भारत का मानचेस्टर देखने को मिलता है अहमदाबाद। क्या है, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर है। वस्त्रों के हिसाब से आपका देखा था मानचेस्टर इसमें। वैसे मानचेस्टर आप देख सकते हैं जहाँ पे व्यापारिक, जहाँ पे उद्योग क्षेत्र आपका अच्छा हो वो। मुंबई के बाद से मुंबई के बाद से दूसरा बड़ा वस्त्र निर्मात नगर बन गया था, यही बना था कौन सा, अहमदानगर। वस्त्र निर्माता नगर बना था ये मुंबई के बाद से। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र का केंद्र में स्थित है। यहाँ पे जो कपास उत्पन्न होता है ना, इसका ये केंद्र है, कपास उत्पन्न का यहाँ पे ये केंद्र है। ये कौन, अहमदाबाद। तो मुंबई के बाद से दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना था ये। जापान का मानचेस्टर कहलाता है। जापान का मानचेस्टर किसको बोलते हैं, तो जापान का मानचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ओसाका को। क्लियर है मेरी बात। आप कह रहे हैं कि ओसाका के सूती वस्त्र के लिए पानी किस नदी उपलब्ध, कौन सी नदी उपलब्ध कराती है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो एक नाम है नदी का, योडो नदी। कौन सी नदी, योडो। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। सिलिकॉन घाटी किस घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रखी पर्वतमाला के नीचे स्थित है, तो उसका नाम देते हैं सांता क्लारा घाटी। कौन सा, सांता क्लारा घाटी है। न कि ग्रेट बेसिन, न कि डेथ वैले है। तो ये आपकी जो उत्तर अमेरिका में रखी एक पर्वतमाला के स्थित है, जो सिलिकॉन घाटी के घाटी मतलब इसी का भाग है, सांता क्लारा घाटी का। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट है इस चैप्टर का। उसके बाद हम, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कुछ, चैप्टर नंबर 6 में। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में, ध्यान दीजिएगा, 1992 में कर्नाटक ने किया था। किसने किया था, कर्नाटक ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा इसका, ए, कर्नाटक सरकार ने, आपका कर्नाटक की राज्य सरकार ने 1992 में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा किया था। अगला हम चलेंगे अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि जो भी क्षेत्र दिया गया है वहाँ पे लोग किस रूप में रह रहे हैं, किस फॉर्म में रह रहे हैं, वो आपका जनसंख्या वितरण कहलाता है। मतलब जनसंख्या किस प्रकार यहाँ पे फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तीन कौन कौन से प्रमुख कारक हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो यदि मान लीजिए जन्म दर बढ़ जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, यदि मृत्यु दर बढ़ जाती तो जनसंख्या कम हो जाएगी, यदि मान लीजिए लोग प्रवास कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो आपका इसमें जनसंख्या परिवर्तन के कारण हो सकते हैं, वो जन्म, मृत्यु और प्रवास हो सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है कि 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो 1999 में लगभग
607.84 करोड़ के आसपास हुई थी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 6 अरब की जनसंख्या लगभग विश्व की हो गई थी 1999 में। ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, देखिए जनसंख्या पिरामिड में क्या होता है, स्त्री और पुरुष के आय मतलब इनके लिंगों की पहचान की जाती है, कितने यहाँ पे स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने नौजवान हैं, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो जनसंख्या का आयु लिंग का संगठन का आलेखीय निरूपण किया जाता है आपका इस प्रकार से। ठीक है ना, आपका इसमें पिरामिड में आपका जनसंख्या पिरामिड में जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। मानव संसाधन क्या है, तो मानव संसाधन किसी भी संसाधन का अंतिम संसाधन है वो। तो ऑप्शन नंबर 2, मानव संसाधन को हम अंतिम संसाधन का नाम देते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब भारत सरकार के द्वारा लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों की स्किल को डेवलप करने के लिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था 1985 में। कब, 1985 में। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उनको हम क्या नाम दे सकते हैं, तो उनका एक रूप है जिसको हम जनसंख्या प्रतिरूप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग पर भूपृष्ठ के कितने परसेंट भाग पर निवास करता है। जैसे मान लीजिए विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% ऐसा चीज है जहां पर भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग पर निवास करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग किन 2 द्वीपों में रहते हैं, तो आपको पता है एक तो कंफर्म है कि एशिया है, कौन सा है, एशिया, और एशिया के बाद से आपको पता है कि अफ्रीका होना चाहिए। तो अफ्रीका और एशिया ये 2 ऐसे महाद्वीप हैं जहां पे लगभग 75% जनसंख्या निवास करती है। 3/4 का मतलब कितना हुआ, 75% ही हुआ, तो 75% जनसंख्या आपकी एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। ध्यान दीजिएगा 2011 की औसत मैं नहीं पूछ रहा हूँ। यदि हम औसत की बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या आपकी औसत की बात करेंगे तो 324 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन 2011 की जनगणना की भारत की जनगणना की बात करें कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है आपका मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग निवास करते हैं, तो वो है 382। कितना है, 382। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान में विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, तो आपको जो गंगा का मैदान देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं है, यानी गंगा का जो मैदान है वहां पर फसलों का उत्पादन, वहां पे जीविका का क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा, तो वहीं पे तो जनसंख्या निवास करेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। 1820 में जनसंख्या कितनी थी, तो 1820 में जो जनसंख्या थी ना वो आपकी 1 अरब थी। कितनी थी, 1 अरब। अब वहीं पे 1970 में बढ़कर के कितनी पहुंच गई थी विश्व की जनसंख्या, तो 1970 में जनसंख्या बढ़कर के 3 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी, 3 अरब। क्लियर है मेरी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि जन्म दर का क्या अर्थ है। तो जन्म दर का अर्थ ये होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित जन्म हैं। मतलब मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, उसमें से कितने बच्चे आपके मतलब जीवित हैं, मरे नहीं हैं, जीवित हैं। तो या वो लड़की हो या लड़का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1000 की पैदाइश यदि हुई है बच्चों की, उस बच्चों में कितने बच्चे जीवित हैं वो आपकी जन्म दर कहलाती है। तो सेम इसका अपोजिट ऊपर आपका मृत्यु दर हो जाएगा। तो आपको आप पता होना चाहिए कि यदि 1000 व्यक्ति हैं उसमें कितने मृतकों की संख्या है कुल, यानी 1000 बच्चे पैदा हुए, इसमें से कितने बच्चे मरे हैं वो आपके मृत्यु दर हो गई। क्लियर है मेरी बात। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, उत्प्रवास। उत्प्रवास का क्या अर्थ होता है। उत्प्रवास का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति एक देश को छोड़ के जाता है, मतलब एक व्यक्ति जो एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला गया, तो उसको बोलते हैं उत्प्रवास, छोड़ करके जाना। क्लियर है मेरी बात। निम्नलिखित में से किन में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, तो आपका केन्या। कौन है, केन्या। आपका केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर तेज है।
कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड का आकार कैसा होता है। तो जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि किसी देश की जनसंख्या पिरामिड मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों तो उनका जो आधार कैसा होगा, उनका आधार कैसा दिखता है। तो उनका आधार चौड़ा दिखता है। कैसा दिखता है? चौड़ा, ऑप्शन नंबर 2। अब कह रहा है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो, युवा आयु वर्ग का पिरामिड कैसा होता है। तो वो भी आपका कौन सा होगा? आपका जो होगा वो कैसा होगा? वो भी आपका चौड़ा होगा, ऑप्शन नंबर 2। कि लंबा होगा पतला होगा, 1 मिनट कंफर्म कर ले। अच्छा, इसमें आपको कंफर्म नहीं हुआ था, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका था कि कौन सा, ये कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो, युवा वर्ग आयु वर्ग का पिरामिड कैसा होता है। तो ये भी आपका चौड़ा होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कम जनदर वाला जैसे जापान है, वहां पर देश का पिरामिड कैसा है। तो वो जो देश का पिरामिड है वो संकरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। केवल आप एमसीक्यू देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और साथ साथ एक लाइक भी जरूर कर दें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली क्विज, अच्छे अच्छे पॉइंट, अच्छे अच्छे पीडीएफ, अच्छे अच्छे रोज रोज कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलता रहता है और उसके बारे में आप सर्च करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो उससे भी एक ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत होती है जुलाई 2015 में। कब होती है? कहाँ गया भैया? जुलाई 2015, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 जुलाई में होता है। कब होता है? तो 16 जुलाई। कब? 16 जुलाई 2015, याद कर लीजिएगा, 16 जुलाई 2015। अगला है, कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी है। तो आपको यूनाइटेड किंगडम जो है, वहां की जनसंख्या वृद्धि दर काफी धीमी है। विश्व भर में मानव संसाधन किन मानदंडों पर आधारित है। तो लिंग के आधार पर भी मानव संसाधन, शिक्षा के आधार पर भी हो सकता है, आयु के आधार पर भी हो सकता है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी होगा। तो इसी के साथ हम कंप्लीट कर लिए हैं आपका एनसीईआरटी क्लास 8। आपको वीडियो कल मिल जाएगी, आप लोग देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। चैप्टर नंबर 4 से लेकर के 6 तक इसमें है। 3 चैप्टर आपको इसमें है, 4, 5, 6। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाइए वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पहले की वीडियो नहीं देखें, जैसे मान लो क्लास 9th की वीडियो मैंने डाल दिया, क्लास 10th की वीडियो मैंने डाल दिया, उन सभी वीडियो को आपको देखना चाहिए और वहाँ पे उसका लाभ मिलेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।